Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 11, biotechnology principles and processes. Today's topic of discussion is cloning vectors. वेक्टर का नाम आपने सुना होगा। जैसे मलेरिया में जो फीमेल एनाफ्लीज है वो उसकी वेक्टर है। क्या करती है वो फीमेल एनाफ्लीज, जो प्लाज्मोडियम है उसको अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक लेके जाती है। ठीक ऐसे ही जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं वो भी डीएनए की जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको कैरी करते हैं और दे आर द कैरियर्स और व्हीकल्स ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स which can undergo independent replication to increase copies of the desired genes। अब ये जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करने की क्षमता होती है इनमें। जब इनमें फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया जाता है तो अपनी रेप्लिकेशन के साथ साथ ये फॉरेन डीएनए की भी रेप्लिकेशन कर देते हैं। तो जो फॉरेन डीएनए है, जो डिजायर्ड डीएनए है, जीन्स हैं, उसकी भी मल्टीपल कॉपीज की फॉर्मेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, they are the common cloning vectors. A vector which can replicate in two different hosts is known as shuttle vector। ऐसा वेक्टर जो दो अलग अलग होस्ट में रेप्लिकेट करने की क्षमता रखता है उसको शटल वेक्टर कहते हैं। Bacteria may have only 1 or 2 copies of the plasmid per cell, whereas others may have 15 to 100 copies per cell. Their numbers can go even higher. If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its numbers equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage। अगर हम फॉरेन पीस डीएनए के फॉरेन पीस को बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड डीएनए के साथ लिंक करने में सफल हो जाएं तो क्या होगा, तो जैसे जैसे प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उसके साथ साथ ये फॉरेन जो डीएनए इंसर्ट किया है उसमें उसकी भी कॉपीज की फॉर्मेशन करेगा। Vectors used at present are engineered in such a way that they help easy linking of foreign DNA and selection of recombinant from non-recombinants। तो आजकल जो वेक्टर यूज किए जाते हैं उनमें फॉरेन डीएनए को आसानी से हम लिंक कर सकते हैं उनके साथ और रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। रिकम्बिनेंट का मतलब और नॉन रिकम्बिनेंट का मतलब क्या है यहाँ पर। सपोज किसी बैक्टीरिया में हमने फॉरेन डीएनए डाला, अब जिस बैक्टीरिया में फॉरेन डीएनए सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम रिकम्बिनेंट बोलेंगे, और जिसमें वो इंसर्ट नहीं होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसको हम नॉन रिकम्बिनेंट बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द फीचर्स रिक्वायर्ड इन क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सबसे पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको ऑरी भी कहते हैं। This is a sequence from where replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cells। जो ORI होता है यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। कोई भी फॉरेन डीएनए का पीस अगर हम इस सीक्वेंस के साथ इंसर्ट कर देंगे तो उस डीएनए की पीस की भी रेप्लिकेशन हो जाएगी। This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। तो जो लिंक्ड डीएनए है उसकी कितनी कॉपीज की फॉर्मेशन होगी उसको भी ये सीक्वेंस जो है वो कंट्रोल करती है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन ए वेक्टर whose origin support high copy number। नेक्स्ट वन इज सिलेक्टेबल मार्कर। मार्कर के आधार पर हम रिकम्बिनेंट को नॉन रिकम्बिनेंट से डिफरेंशिएट करने में सहायता करते हैं, जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है। So in addition to ORI, the vector requires a selectable marker which helps in identifying and eliminating non-transformants and selectively permitting the growth of the transformants। Transformant और recombinant या non-transformants और non-recombinant एक ही बात है, जैसा भी हमने पहले आपको बताया कि जिस बैक्टीरिया में वो जीन सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट, और जिसमें नहीं होगा वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो बहुत सारी बैक्टीरिया की जो कॉलोनी जब ग्रो करेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और किसमें नहीं, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो हम सिलेक्टेबल मार्कर के आधार पर करते हैं। जो सिलेक्टेबल मार्कर उनको डिस्टिंग्विश करने में सहायता करता है। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू व्हिच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरिया। Normally the genes encoding resistance to antibiotics such as ampicillin, chloramphenicol, tetracycline or kanamycin extra are considered useful selectable marker for E. coli। तो E. coli के लिए नॉर्मली जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं उनको एज ए सिलेक्टेबल मार्कर यूज किया जाता है।
जो नॉर्मल इक्वलाई सेल होता है उसमें किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस नहीं होती। सो इट इज ए रिपोर्टर जीन दैट कंटेन्स अ ट्रेट सुटेबल फॉर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसके आधार पर हम इसको सिलेक्टेबल मार्कर यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। क्लोनिंग साइट्स हैं आगे। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। फॉरेन डीएनए को वेक्टर में लिंक करने के लिए उस वेक्टर में एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा साइट्स होंगी तो क्या होगा, वो जो रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो वहां एक से ज्यादा बार कट लगाएगा, जिससे जो डीएनए है वो उसकी फ्रेगमेंट्स वो एक से ज्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जिससे जो क्लोनिंग प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। So presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragments which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes. जैसे हम आगे देखेंगे, इसमें जो वेक्टर है PVR322, इसमें दो साइट्स ऐसी होती हैं which are responsible for एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसमें एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है और दूसरी है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट। मतलब इस वेक्टर में दो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस है। अगर हम टेट्रासाइक्लिन वाली जो साइट है वहां पर फॉरेन जीन इंसर्ट कर देंगे तो इस वेक्टर की टेट्रासाइक्लिन के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस जीन की जगह हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट कर दिया हुआ है। So the recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA, but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on tetracycline containing medium. तो tetracycline containing medium के ऊपर उस बैक्टीरिया को ग्रो करवाकर हम ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। The transformants growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. अब ऐसे ट्रांसफॉर्मेंट्स जो जिनकी हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिनको हम एम्पिसिलिन मीडियम के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं, उसके पश्चात जब उनको हम टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, अब इनमें टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेंट हो चुके हैं। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो दोनों रेजिस्टेंस वाले, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें दोनों ये एंटीबायोटिक्स डाली हुई हैं वहां पर वो ग्रो करेंगे। सो द रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, बट नॉन रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है ये। सो इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट, whereas the other antibiotic resistant gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in selection of the recombinants. Selection of recombinants due to inactivation of antibiotic is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के आधार पर रिकम्बिनेंट को और नॉन रिकम्बिनेंट को डिस्टिंग्विश करना जो है एक कम्बरसम प्रोसीजर है, इसलिए एक नई टेक्निक इन्होंने डेवलप की है। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. तो कलर के आधार पर, कलर की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर नॉन रिकम्बिनेंट को रिकम्बिनेंट से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase. जो एंजाइम है बीटा-galactosidase, इसके लिए जो कोडिंग सीक्वेंस इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वहां पर रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस एंजाइम। तो इस एंजाइम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसकी सिंथेसिस करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, जिससे इस एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी। सो विच इज रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, ये हमने पहले भी किया है। The presence of a chromogenic substrate gives blue colored cloning if the plasmid in the bacteria does not have an insert. अगर उसमें हमने insert नहीं डाला है तो वो जो बैक्टीरिया हैं वो ब्लू कलर क्लोनी की फॉर्मेशन करेंगे। Presence of inserts results into insertional inactivation of beta-galactosidase gene
and the clones do not produce any color. So these are identified as recombinant clones. तो इसके आधार पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।